राधे। बेटा ये व्यंजन संधि हम आपको पढ़ा रहे थे, पिछला लेक्चर मेरा व्यंजन संधि का था। इसमें हमने दो संधियाँ बताई थी और ये साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए है, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए नहीं है। कक्षा 11 के भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको भी अगले साल ये ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वो उसको अभी से पढ़े रहेंगे तो उनको ही फ़ायदा होगा। बार बार अभ्यास करने से चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि जो पिछला हमने आपको इष्टत्व संधि और इष्टत्व संधि बताई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आज उसी के आगे हम तीसरी संधि लेकर के आए हैं, जशत्व संधि। जशत्व संधि जिसका सूत्र है झलाम जश झषि। झलाम जश झषि ये इसका सूत्र है। ठीक है, अब हमने पहले भी बताया कि संधि को समझने के लिए पहले उसके नियम को समझना जरूरी है। जब तक नियम नहीं समझ में आएगा तब तक संधि को हम नहीं कर सकते हैं। तो नियम देखिए, यदि अपदांत झल अर्थात अंतःस्थ य र ल व, अंतःस्थ वर्ण होते हैं य र ल व, और शल प्रत्याहार श श श ह, और अनुनासिक व्यंजन को छोड़ करके अन्य किसी व्यंजन के पश्चात, या छोटे से उसमें अर्थ में ये समझ लीजिए कि यदि पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी वर्ण आए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी वर्ण आए, अपदांत झल, पद के अंत में झल वर्ण। और झल वर्ण में ये नहीं होता है य र ल व, ये अंतःस्थ 4 वर्ण होते हैं, य र ल व ये ना हो। शल प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, तीनों तरह के श और ह। और अनुनासिक व्यंजन को छोड़ करके पहला, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए और उसके बाद झष प्रत्याहार, यानी पहले पद के अंत में झल प्रत्याहार अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और उसके बाद झष प्रत्याहार अर्थात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा। झष प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ग घ ज झ ढ ड ढ द ध ब भ आए तो पहले वाले व्यंजन झल के स्थान पर, जो पहला वाला व्यंजन है झल, उसके स्थान पर जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। जश प्रत्याहार का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तो जश प्रत्याहार अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ज ग ड द ब हो जाता है। नियम खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका नियम जशत्व संधि का है कि यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार, पहले वाले पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण, अब झल प्रत्याहार में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण होता है, वहाँ पर न तो य र ल व हो, न शल प्रत्याहार अर्थात 3 श और ह हो, और ना ही अनुनासिक व्यंजन हो। पद के अंत में इतने वर्ण नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और उसके बाद झष प्रत्याहार, झष प्रत्याहार यानी किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो पहले व्यंजन झल के स्थान पर, जहाँ पर झल प्रत्याहार है उसके स्थान पर जश प्रत्याहार, जश प्रत्याहार में उस प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, योध धन धा, ये पहले पद के अंत में झल प्रत्याहार वर्ण आया है। देखिए झल प्रत्याहार, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और उसके बाद जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार का मतलब है किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा जश प्रत्याहार का वर्ण आए तो इस झल वर्ण के स्थान पर जश प्रत्याहार, जश प्रत्याहार माने
प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि ये वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का जश प्रत्याहार लिख दिया जाएगा। तो ये ता वर्ग का है, ता था दा धा, ये झल वर्ण था। अब इसी वर्ग का जश प्रत्याहार यानी इसी वर्ग का तीसरा वर्ण ता था दा, वो भी आधा, तो दा यो धा हो गया। दूसरा देखिए, लभ धन धह, ये भा पा फा बा भा झल वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा कोई भी वर्ण, और उसके बाद झश प्रत्याहार, झश माने किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, ये है ता था द ध, चौथा वर्ण है। तो इस झल वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का जश प्रत्याहार यानी पा वर्ग का जश प्रत्याहार यानी तीसरा वर्ण ब आधा, तो लब ध हो गया। दो घ है, ये घ है, दोघ धन धा, घ ये आपका झल वर्ण है, क ख ग घ झल वर्ण है। इसके बाद आपका झश प्रत्याहार यानी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, त थ द ध चौथा वर्ण है। तो इस झल वर्ण के स्थान पर जश प्रत्याहार लिखेंगे, यानी इसी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो क वर्ग का तीसरा वर्ण ग होता है, तो आधा ग, दोग धा। और देख लीजिए, वृद्ध धन धह, पहले पद के अंत में आपका आया है झल वर्ण, ता था द ध, पहला दूसरा तीसरा या चौथा कोई भी एक आए, और उसके बाद झश प्रत्याहार यानी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, तो झल वर्ण के स्थान पर जश प्रत्याहार, तो ये ता वर्ग का है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा, वृद्ध। सन्नध धन धह, सन्नध धन धह, पद के अंत में ध यानी कि झल वर्ण, इसके बाद झश प्रत्याहार यानी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तो झल वर्ण के स्थान पर, इसके स्थान पर जश प्रत्याहार यानी ये जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो द हो जाएगा, सन्नद्ध आधा, आधा द, ये हलंत लग गया तो आधा हो गया। सिद्ध धन धी, सिद्ध धन धी, पद के अंत में झल वर्ण ध आया है, उसके बाद झश प्रत्याहार आया है, तो झल वर्ण के स्थान पर जश प्रत्याहार यानी इसी वर्ग का तीसरा वर्ण द हो जाएगा, सिद्धि। आया समझ? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका था जशत्व संधि, जिसका सूत्र होता है झलाम जश झशी। बड़ा सूत्र रटिएगा, क्योंकि कभी कभी सूत्र भी आ जाता है, पूछ लेते हैं कि ये किस संधि का सूत्र है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से रट लीजिएगा। अब आइए अगली संधि है चतर्व संधि। चतर्व संधि जिसका सूत्र है खरी च, खरी च, ठीक है। अब इसका नियम क्या कहता है, यदि झल वर्णों के बाद, जैसे ऊपर था झल वर्ण किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी वर्ण के बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। का वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ता वर्ग का ता था, टा वर्ग का टा ठ, पा वर्ग का पा फा, और इसके अलावा तीनों तरह के शा भी होते हैं। ये आपका खर प्रत्याहार होता है। तो यदि झल वर्णों के बाद यानी प्रथम पहले पद के अंत में झल वर्ण हो और उसके बाद खर प्रत्याहार आए, तो पूर्वोक्त झल वर्ण के स्थान पर चर प्रत्याहार, अब एक चर प्रत्याहार आ गया। चर प्रत्याहार का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, क च ट त प। चर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है, वर्ण हो जाता है। कहने यदि पद के अंत में झल वर्ण के बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों प्रकार का शा आए, तो झल वर्ण के स्थान पर चर प्रत्याहार अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। किंतु यदि झल वर्णों के बाद कोई वर्ण ना हो, मान लीजिए ऐसा कोई शब्द आए
जिसमें केवल झल वर्ण हो और उसके बाद कोई वर्ण ही ना हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण हो सकता है। किंतु यदि झल वर्णों के बाद कोई वर्ण न हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पहला या तीसरा वर्ण हो सकता है। अब इसका उदाहरण देखिए, विपद धन काल। नियम के अनुसार पहले पद के अंत में झल वर्ण, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए। तो ये त था द है। उसके बाद खर प्रत्याहार माने प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, पहला या दूसरा। तो क ख ग घ ये पहला वर्ण है। आए तो झल वर्ण के स्थान पर चर प्रत्याहार माने प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, यानी कि ये जिस वर्ग का है उसी वर्ग का चर प्रत्याहार। ये ता वर्ग का है तो इसका पहला वर्ण चर प्रत्याहार का ता होगा, तो द की जगह पे ता, वो भी आधा। तो ये हो गया विपत कालः। संपद धन समयः, पहले पद के अंत में झल वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा किसी भी वर्ग का हो। उसके बाद चर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श। तो यहाँ पर स आया है, स आया है, चर प्रत्याहार है। तो झल वर्ण के स्थान पर, नहीं सॉरी, ये खर प्रत्याहार है, हम गलत बोल गए, खर प्रत्याहार है। तो इस झल वर्ण के स्थान पर चर प्रत्याहार यानी इसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। त था द है तो यहाँ पे ता पहला वर्ण हो जाएगा। संपत समयः। कुकुब धन प्रान्तः, पहले पद के अंत में झल वर्ण, प फ ब भ, चौथा वर्ण है झल वर्ण। इसके बाद खर प्रत्याहार माने प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा, तो प पहला ही होता है, ये खर प्रत्याहार है। तो इस झल वर्ण के स्थान पर चर प्रत्याहार यानी इसी वर्ग का पहला वर्ण, तो ये प वर्ग का है, प फ ब भ, तो इसी का पहला वर्ण प हो जाएगा आधा। कुकुप प्रान्तः। उद्धन कीर्णः, उद्धन कीर्णः, उद द पहले पद के अंत में आपका आया है झल वर्ण। इसके बाद खर प्रत्याहार प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा, तो झल वर्ण के स्थान पर हम क्या रखेंगे, चर प्रत्याहार यानी इसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो ये ता था द, ता वर्ग का है, इसका प्रथम वर्ण ता हो जाएगा उत्कीर्णः। उसी तरह सुहृद धन क्रीडति, तो पहले पद के अंत में द है यानी झल वर्ण है, इसके बाद आपका खर प्रत्याहार है, तो झल वर्ण के द के स्थान पर इसी वर्ग का चर प्रत्याहार यानी ता सुहृद क्रीडति। तो ये आपका चतुर्व संधि था। आ रहा अच्छे से समझ में आपको बेटा? थोड़ा सा नियम पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि संधि नियम पर आधारित है। अगर आपको नियम नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब दोनों में देखिए, अब शत्रु संधि और चतुर्व संधि में पद के अंत में झल वर्ण ही आ रहा है, वहां पर झष प्रत्याहार आ रहा है और यहाँ पर खर प्रत्याहार आ रहा है, बस अंतर इतना है। वहां पर झल वर्ण के स्थान पर हम जश प्रत्याहार लगाते हैं और यहाँ पर हम झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार लगाते हैं। तो बहुत बारीक सा अंतर है जो आपको याद रखना है। चलिए और है अगली संधि अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि जिसका सूत्र है मोनुस्वारः, इसका सूत्र है मोनुस्वारः। अब देखिए ध्यान से नियम इसका, यदि पद के अंत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए, पहले पद के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो
उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। किसके स्थान पर? माँ के स्थान पर। यानी माँ, पहले पद के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो हम माँ के इस माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं, ठीक उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर। देखिए, हरिम धन वंदे, हरिम पद के अंत में माँ आया, इसके बाद कोई भी व्यंजन आया है तो ये माँ अनुस्वार में बदल जाएगा अपने पूर्व वाले वर्ण के ऊपर। देखिए, हरिम वंदे, रा के ऊपर माँ चढ़ गया, हरिम वंदे। गृहम धन गच्छति, पद के अंत में माँ आया है, यहाँ पर व्यंजन आया है तो माँ जो है अपने पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा, गृहम गच्छति। दुखम प्राप्नोति, पद के अंत में माँ आया है, यहाँ पर प व्यंजन आया है तो ये माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, दुखम प्राप्नोति। कृष्णम धन वंदे, पद के अंत में माँ आया है, यहाँ पर व्यंजन आया है तो माँ को अनुस्वार में बदल देंगे अपने पहले वाले वर्ण के ऊपर, तो कृष्णम वंदे। आया समझ में बेटा? चलिए अगला है, आखिरी है ये लत्व संधि। लत्व संधि ये आखिरी संधि है आपके कोर्स में, मतलब है तो और भी व्यंजन संधियाँ, लेकिन आपके इंटर के कोर्स में व्यंजन संधि में ये आखिरी है। तो लत्व संधि जिसका सूत्र होता है तोरली। अब इसका नियम देखिए, यदि त वर्ग के किसी वर्ण से परे ला हो तो, यानी पहले पद के अंत में त वर्ग का कोई भी वर्ण आए और उसके बाद वाले शब्द में ला आए तो त वर्गीय वर्ण के स्थान पर ला हो जाता है। पहले पद के अंत में ता वर्ग का कोई भी वर्ण आए और उसके बाद अगर ला आता है तो वो ता वर्ग वाला जो वर्ण है उसको हम ला में बदल देते हैं। उदाहरण देखिए, उद धन लिखितम। अब यहाँ पर देखिए ये ता वर्ग का वर्ण है, ता था दा, इसके बाद ला आया है तो इस दा को भी हम ला में परिवर्तित कर दे देंगे, वो भी आधा, तो ये हो जाएगा उल्लिखितम। उद धन लेखा, ये ता वर्ग का है। अब यहाँ पे ता भी हो सकता है, उत धन लेखा भी हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि ता वर्ग का कोई भी वर्ण हो और उसके बाद ला आया है तो उस ता वर्ग के वर्ण को हम ला में बदल देंगे, तो उल्लेख, तो ये उत भी हो सकता है। समझ में आया? आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। सॉरी, ये उत धन लेखा भी अगर है तो ये ता वर्ग का है तो यहाँ पर भी ला हो जाएगा, तो उल्लेखा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, उत धन लेखा भी आ सकता है, उद धन लेखा भी आ सकता है। तद धन लीना, तत धन लीना भी हो सकता है। तो ये ता वर्ग है तो इसकी जगह पे ला हो गया, तल लीना। तो इस तरह से ये लत्व संधि थी। अगर पहले पद के अंत में ता वर्ग का कोई भी वर्ण आए और उसके बाद जो है ला आता है तो ता वर्ग के वर्ण को हम ला में बदल देते हैं, तो ये आपकी लत्व संधि थी। तो ये आपकी कुल 6 संधियाँ आपके कोर्स के अनुसार थी जो हमने आपको बता दी बेटा। आशा करते हैं हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाया, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए हमने जो जितना ज़रूरी था वो आपको पढ़ाया है। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये व्यंजन संधि यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद विसर्ग संधि बचती है, हम आपको वो भी बता करके 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद बेटा।